नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम न सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है स्कूलों में कौन दे रहा है कट्टरपंथ की ट्रेनिंग। इसे 55% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। एक और कश्मीर के अलगाववादियों की जमात, जिन्होंने आम कश्मीरी बच्चों के हाथों से किताब छीनकर बंदूक थमाने की साजिशें रची और न जाने घाटी के कितने स्कूलों को आग के हवाले कर दिया। और कश्मीर के जो स्कूल बचे हैं वहां पाकिस्तान परस्त ताकतें अपने मोहरे तैयार करती रही हैं। यह हैरान कर देने वाला खुलासा घाटी के शोपिया जिले में हुआ, जहां प्रतिबंधित जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के अंडर में चलने वाला एक स्कूल जांच और खुफिया एजेंसियों की निगरानी में आ गया। स्कूल के 13 छात्र अलग अलग आतंकी संगठनों में जुड़ चुके हैं, जबकि यहां के स्टाफ की भूमिका संदिग्ध है। यह स्याह सच किसी को भी झकझोर दे, मगर फारूक अब्दुल्ला और उनके हमदर्द आतंक की नर्सरी पर कुछ नहीं बोलेंगे। वो तो अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए धारा 370 की आड़ में देश से गद्दारी करने वाला बयान देते रहेंगे, जिस पर आज जम्मू से लेकर दिल्ली तक आक्रोश की आवाज उठी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कश्मीर के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त एक्शन कब होगा और क्या फारूक जैसे नेता पर घाटी के लोगों को भड़काने पर कोई कार्रवाई होगी। शोपियां के स्कूलों में पढ़ते हैं आतंक के स्टूडेंट। यह है दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले का एक स्कूल, सिराज उलूम इमाम साहिब स्कूल। यह धार्मिक स्कूल अब सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ चुका है, क्योंकि इसी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र आतंकी संगठनों में भर्ती होने चले जाते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि अभी तक 13 मिलिटेंट्स स्कूल से निकले हैं, जिनको अभी तक डिफरेंट ऑपरेशंस में जम्मू कश्मीर पुलिस ने मार गिराया है। जी हाँ, खुफिया एजेंसियों ने ऐसे 13 छात्रों का पता लगाया है, जिनका इस्तेमाल आतंकी संगठन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को टेररिज्म की तरफ भड़काएं, ये एक बड़ा घातक कदम है और इससे वहां का जो यूथ है वो पढ़ाई के बजाय टेररिज्म की तरफ ज्यादा जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक इस स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र कुलगाम, पुलवामा और अनंतनाग जिले से आते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, सेपरेटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं और उनकी हर प्रकार से कोशिश है कि जो टेररिज्म है वो खत्म ना हो। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश, केरल और तेलंगाना के कई छात्रों ने भी इस स्कूल में एडमिशन लिया था, लेकिन पिछले साल आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद इनकी संख्या लगभग खत्म हो रही थी। जबकि फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता घाटी में अपने बयान से माहौल को और भड़काऊ बना रहे हैं। इस बीच दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर पोस्टर चस्पाकर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक में शामिल आतंकवादी सज्जाद भट्ट भी इन्हीं में से एक है, जिसका जिक्र खुफिया जानकारी में हुआ है। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। इस खुलासे के बाद साफ हो गया है कि कैसे ये स्कूल आतंकवाद की फैक्ट्री को कच्चा माल सप्लाई कर रहा है। देश की बहस में आज चर्चा इसी पर है कि कैसे देश में अशांति फैलाने के लिए मदरसा पॉलिटिक्स तो हो ही रही थी, लेकिन कश्मीरी युवाओं का ब्रेन वॉश करने वाले लोग देश में आतंक को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और देश की बहस में हमारा आज का सवाल गंभीर है और इसी तरह की राजनीति से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल आज फारूक अब्दुल्ला के बारे में है, क्योंकि इन जैसे लोगों की सोच ही स्कूल के अंदर आतंकवादियों को पैदा कर रही है। क्या फारूक अब्दुल्ला की लोकसभा सदस्यता रद्द होनी चाहिए? हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं,
आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, और अगर आप शो में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि ये देश का इकलौता शो है जो अपने दर्शकों को बड़े बड़े पैनलिस्ट, बड़े बड़े प्रवक्ताओं के साथ उनकी सीधी बहस करवाता है, इसीलिए हमारा व्हाट्सएप नंबर हम आपको दे रहे हैं 9711002266। मेरे दर्शक भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पैनल को इंट्रोड्यूस कर दूं। डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुशील पंडित जी, रूट्स इन कश्मीर, और साथ ही साथ एक बहुत ही जाने माने कश्मीरी एक्टिविस्ट वकार भट्टी साहब जो कि फाउंडर मेंबर है जेके स्पैम के, और साथ ही साथ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है माजिद हैदरी साहब, वो भी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है और पत्रकार भी हैं। भट्टी साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, ये कौन लोग हैं जो बच्चों के हाथ में किताब देने की बजाय AK-47 दे रहे हैं, और आप जैसे लोग इनके खिलाफ घाटी में आते हैं आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? दीपक जी, मुझे नहीं पता कि ये कौन लोग हैं, आपको पता कैसे लगा? मैं ये नहीं जानता, मुझे लगता कि आपके जो नहीं, आपको सब पता है, आप लोग नेशनल टेलीविजन पर आकर झूठ बोलते हैं, आपको सब पता है। सुनिए मेरी बात, आपको सब पता है, आपको पता है झूठ आप बोलते हैं दीपक साहब, आपको पता है फारूक अब्दुल्ला जैसे चीन परस्त हैं, यहाँ कोई आतंकवाद नहीं है, आपके ज़हनों की बीमारी है, आप बीमार हो चुके हैं, बीमार आप जैसे लोग हो चुके हैं जो खाते यहाँ का है और गाते पाकिस्तान की है। बीमार आप जैसे लोग हो चुके हैं जो खाते यहाँ की और गाते पाकिस्तान की। भट्टी साहब, आपको भगवा आतंकवाद नहीं दिखता आपको, क्योंकि आप RSS की शाखा से पढ़ के आए हुए हैं ना दीपक भाई। मैं कौन सी शाखा से पढ़ा, इसका सर्टिफिकेट आप मत दीजिए। आप स्कूल में AK-47 क्यों पढ़ा रहे हैं ये बताइए, आप स्कूल में AK-47 छात्रों को क्यों दे रहे हैं ये बताइए। 1 साल के बाद आप आके डिबेट कर रहे हैं कि कश्मीर में लड़के हथियार उठा रहे हैं, कलम छोड़ के, बुक छोड़ के हथियार की तरफ जा रहे हैं, तो बताइए ना आपकी कमजोरी है। समित पात्रा बैठे हुए हैं, उनको पूछिए, इनकी कमजोरी है ना। खाली भाषण देने से तो कश्मीर के हालात नहीं ठीक होंगे ना। आप बड़े बड़े भाषण दे देंगे मोदी साहब की तरफ, जैसे मोदी साहब झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, ऐसे उनके प्रवक्ता भी झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। 1 साल से यही तो हो रहा है कश्मीर में, और क्या हो रहा है? आपने 370 को क्यों हटाया था? ठीक है, 370 हटाने पर जो फारूक अब्दुल्ला का बयान है, जो दुश्मन देश की मदद मांग रहे हैं, उसकी आलोचना कर दीजिए भट्टी साहब। भट्टी साहब, फारूक अब्दुल्ला के बयान की आलोचना कर दीजिए, यहीं से शुरू करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं ना। संबित पात्रा से भी सवाल पूछूंगा कि क्यों छोड़ दिया फारूक अब्दुल्ला को। मैं करता हूं, भाजपा में अगर हिम्मत होती ना, और जम्मू कश्मीर में सरकार जो भाजपा की है ना, वो अगर चाहे तो लगाए देशद्रोह फारूक अब्दुल्ला के ऊपर, अगर फारूक अब्दुल्ला ने देशद्रोह किया है। बट फारूक अब्दुल्ला की और नरेंद्र मोदी की मैच फिक्सिंग है, पहले भी उनको 5 स्टार में रखा और आज फिर वही चीज कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला साहब। और फारूक अब्दुल्ला वही है जो दिल्ली में भारत माता की जय बोलता है, आज चाइना माता की जय बोल रहा है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं? डालिए फारूक अब्दुल्ला को जेल में। मैं चैलेंज कर रहा हूं, कल से मैं चैलेंज कर रहा हूं भाजपा को, हिम्मत है संबित पात्रा में करे FIR, उसमें संबित पात्रा जी से जवाब ले लेते हैं। संबित पात्रा जी, FIR क्यों ना हो, उन्होंने भारत। भट्टी साहब रुक जाइए, सवाल तो पूछ लेने दीजिए। भट्टी साहब, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, सुन लीजिए ना। संबित पात्रा से आप ही का सवाल पूछ रहा हूं। संबित जी बताइए, जुबानी जुमा खर्चा क्यों, और फारूक अब्दुल्ला जैसा आदमी जो नजरबंद था उसको छुड़ाने के लिए दुलत साहब जाते हैं, और लोग ये कह रहे हैं कश्मीर के, और कई सारे मैंने कश्मीरी भाइयों को सुना, वो कह रहे हैं कि पुरानी बोतल में नई शराब परोसी जा रही है। वही फारूक अब्दुल्ला, वही महबूबा मुफ्ती, वही उमर अब्दुल्ला, बीजेपी भी अब इनके सहारे क्या राजनीति करेगी? और फारूक अब्दुल्ला ने अगर देशद्रोह किया है, जैसे जो आप मानते हैं कि ये देश के सम्मत बयान नहीं है, तो फिर वो जेल में क्यों नहीं है PSA के तहत? देखिए दीपक भाई, आप याद करिए, इसी प्रकार के प्रश्न हमें पूछे जाते थे। बहुत चिल्ला चिल्ला कर ये जो प्रवक्ता आज बैठे हैं ये पूछते थे, बताओ अगर हिम्मत है तो आर्टिकल 370 हटा दो। इन्हीं के फारूक अब्दुल्ला कहते थे 1000 बार, अगर 1000 मरतबे भी मोदी जी जन्म ले लेंगे तभी भी आर्टिकल 370 पर हाथ नहीं लगा पाएंगे। ये लोग भट्टी जी सुन तो लीजिए ना, उन्होंने आपकी बात शांति से सुनी थी। मैं शांत बैठ जाता हूँ। भट्टी जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आप बीच में बोलेंगे मजा नहीं आएगा। आप ही का सवाल उठाया मैंने। संबित जी बोलिए। चिल्लाना हम चिल्लाना नहीं, आप तेरा नौटंकीबाज नहीं है, हम ड्रामेबाज नहीं है हम। अच्छा सुन तो लीजिए भट्टी साहब, देश को पता है आप क्या हैं, आप मत बोलिए, अपने को सर्टिफिकेट मत दीजिए, देश को पता है आप क्या हैं। आप आतंकवादी हैं भैया, आतंकवादी से डिबेट हम नहीं करते हैं, इसलिए शांत बैठ, मैं शांति बैठ जाता हूँ, पता नहीं कब मार डालेंगे। कश्मीर का बेटा हूँ, पता है मुझे। चलो मैं शांत नहीं भैया, आप बोलिए। पता नहीं भैया, मैं बीच में बोलूंगा फिर आप गोली चला देंगे, मार डालेंगे, इसलिए मैं शांति बैठता हूँ।
भैया बोलिए ना, डरते क्यों भैया? इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हो, ऐसे भाग रहे हो जैसे वो नहीं भैया, मुझे फिर लग रहा है फिर वो कुछ और बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा। मैं डिबेट करता भी नहीं हूं। कैसे भाग रहे हो आप? नहीं वैसे भी आतंकवादियों का मुंह नहीं लगता की तरह भागते हो डिबेट से आप लोग। नहीं आप जैसे लोगों से मुंह नहीं लगता। आतंकवादी तेरे से बड़ा आतंकवादी संबित पात्रा मैंने भट्टी जी लैंग्वेज पर काबू रखिए, लैंग्वेज पर काबू रखिए। भट्टी जी मैं आपको जी बोल रहा हूँ, आप लैंग्वेज पर काबू रखिए। डाउन करिए इनका ऑडियो। शांति से मुझे बात करने दीजिए। समित जी बोलिए। आप चिल्लाते रहिए भट्टी जी, आपकी आवाज नहीं जा रही है। थोड़ा तो डिकोरम रखिए, क्यों अपने आप को एक्सपोज करते हैं देश के सामने? समित जी देखिए, यह माजिद हैदरी भी बैठे हुए हैं। आप याद करिए दीपक भाई, आज से थोड़े दिनों पहले तक, 2 महीने पहले तक एक और भाई आते थे, बाबर कादरी। इन्हीं की तरह चिल्लाते थे बाबर कादरी भी आके, हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते थे, पाकिस्तान के पक्ष में बोलते थे। इसी प्रकार जैसे आज वो भट्टी चिल्ला रहे हैं वैसे वो भी चिल्लाते थे। और उन्हीं के भाइयों ने उनको कत्ले आम उनका किया, सरे बाजार के बीच में गोली मार के उनकी हत्या कर दी। ये कोई हंसने की बात नहीं है। और मुझे वो हिलरी क्लिंटन की बात याद आती है। आप अगर अपने आंगन में सांप और सपोले पालेंगे, आप अगर अपने स्कूल में AK-47 चलाने की शिक्षा देंगे तो आप खुद उसके शिकार होंगे। आप पूछिए, बाबर कादरी इनके दोस्त थे। बाबर कादरी से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला भी था। जब वो यहाँ पर डिबेट करने आते थे तो हमारी मुलाकात गेस्ट रूम में होती थी। हम उनको अदब से बात करते थे, हम उनको समझाते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो ये किसी के नहीं, ये आतंकवादी किसी का नहीं होता है। भले ये आतंकवादियों के हक में यहाँ आतंकवादी का स्पोक्सपर्सन बन के भट्टी कितना भी चिल्ला ले, मगर जब वक्त आएगा इनको ये भट्टी में डाल के झुलसा भी देंगे। ये आतंकवादी ऐसे होते हैं। दूसरी बात, आपने कहा ये फारूक अब्दुल्ला जेल में क्यों नहीं है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। देखिए यही फारूक अब्दुल्ला थे। ये हमने बाबर कादरी को थ्रेट दी थी मारेंगे करके। बाबर कादरी को थ्रेट आपके आतंकवादी संगठन दे रहे थे साहब। आपने दी थी समित पात्रा, याद करें, आपने लाइव थ्रेट दी थी बाबर कादरी को एक चैनल पे। और आज आप वही गलती आप दोबारा रिपीट कर रहे हैं। मुझे थर्ड देके आपको गिरफ्तार करेंगे। आपके पास क्या प्रूफ है आतंकी है? हमने बाबर कादरी को कहा था कि आपको गिरफ्तार होना चाहिए, उसमें क्या बुराई है? मैं तो आज भी कहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला ने सेडिशन किया है। बाबर कादरी को भी मैंने कहा था आपने सेडिशन किया है। और मैं आपको भी कहता हूं आप चीन का समर्थन करके सेडिशन कर रहे हैं। देखिए मैं दीपक भाई, मैं इनके साथ चिल्लाना नहीं चाहता। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा। मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा। क्यों चाहते हैं आप ऐसा? के लिए हूं इस डिबेट में। भट्टी साहब का ऑडियो नहीं। संबित पात्रा जी कंक्लूड करिए। माजिद हैदरी और सुशील पंडित इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा था कि यही वो फारूक अब्दुल्ला थे। इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 कभी नहीं हटाया जा सकता है। 1000 जन्म भी मोदी जी ले ले तो भी आर्टिकल 370 को छू नहीं सकते हैं। एक नेता ऐसे भी थे जिन्होंने कहा आर्टिकल 370 को छुओगे तो एक भी तिरंगा उठाने वाला नौजवान नहीं मिलेगा। आर्टिकल 370 हट गया। यही फारूक अब्दुल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि कर लो क्या करना है। इनको डिटेन भी किया गया, अभी निकले हैं नए। आप देखिए, ऐसा मत सोचिए कि हिंदुस्तान की ये सरकार कमज़ोर है और कुछ भी एक्शन नहीं होने वाला है। जल्दी जब ये फिर से डिटेन हो जाएंगे अब उनके इसी प्रकार के सेडिशियस बयान के कारण, तो यही आके चिल्लाएंगे। जो आज हमें डेयर कर रहे हैं, हिम्मत है तो छू लो, हिम्मत है तो गिरफ्तार कर लो, ये फिर गिरफ्तार होंगे और ये फिर हम पे चिल्ला रहे होंगे। देखिए, मसला यह है कि आप एक सांसद हैं, आप लोग जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम चीन की सहायता के साथ आर्टिकल 370 को बहाल करेंगे। आप कह रहे हैं ये वही फारूक अब्दुल्ला है जिन्होंने सितंबर 24 को कहा था कि जम्मू कश्मीर में आके सर्वे करो। एक भी जम्मू कश्मीर का नवयुवक नहीं चाहता है कि वो भारतीय बने, वो चीनी सिटीजन बनना चाहता है। हम चाहते हैं कि चीन आके हम पे रूल करे। अरे ये भट्टी इतना मुस्कुरा रहा है, इस भट्टी से पूछिए उइगुर मुस्लिम के साथ क्या हो रहा है। एक इसकी बोलती बंद हो जाएगी, अभी इसकी बोलती बंद हो जाएगी। उइगुर मुस्लिम वहां ना तो मोहम्मद आप नाम रख सकते हैं, ना अली आप नाम रख सकते हैं, ना तो आप नमाज पढ़ सकते हैं। और कोई नमाज पढ़ता हुआ पकड़ा गया तो उसका वहीं कत्लेआम होगा। इनको अगर इसी प्रकार की ट्रीटमेंट अच्छी लगती है और उसी प्रकार के देश के सिटीजन बनना चाहते हैं, ये इस प्रकार से बेशर्मी से हंसने से कुछ नहीं होता है। खाते इस देश का, गाते अब उइगुर चाइना का है। गाइए, अच्छी बात है, गाइए भी और जाइए भी। गाइए भी और जाइए भी। माजिद हैदरी कब इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करेंगे और कब चाइनीज लेंगे? अगर आप फारूक अब्दुल्ला के बयान से सहमत है तो, वरना मांग करिए फारूक अब्दुल्ला गिरफ्तार हो। आप उनके बयान की मजम्मत करते हैं। इसके बाद मनीष शर्मा के पास जबलपुर चलूंगा, तैयार रखना उनको।
देखें दीपक भाई, मैं सबसे पहले धारा 370 की हत्या पे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मरे हुए वापस नहीं आते। धारा 370 समझदारी की बात की आपने, समझदारी की बात की, पर हत्या मत कहिए उसको, हत्या मत कहिए उसको। आप ये कहिए कि अच्छा काम हो गया कश्मीर के साथ, देश की मुख्य धारा के साथ जुड़ गया। देखिए, वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ वो अलग बात है। मैं माननीय हमारे यहाँ पे आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता हैं संबित जिंगपी साहब, उनसे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब हम आतंक की बात करते हैं, हम आतंक सिर्फ एक आतंक का हम कंडेम नहीं करते। मैं निंदा हर आतंक की करता हूँ। मैं उस आतंक की निंदा भी करता हूँ कि जिस आतंक ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की आज हत्या कर दी, कि तनिष्क को अपना ऐड वापस लेना पड़ा। मैं उस आतंक की भी निंदा करता हूँ जिसने सीबीआई ने उस रेप पीड़ित के भाई को आज पकड़ लिया। कहाँ आ गए माजिद हैदरी? आज जाना था जापान, पहुंच गए चीन, जाना था आपको पाकिस्तान, चीन पहुंच गए आप। जाना था पाकिस्तान ना, दिल की यही तमन्ना थी। खाते आप श्रीनगर का था और गाते पाकिस्तान का, यही करते आए ना आप लोग आज तक। मुझे बताइए, अब आप फिर भारत गए। खाते हैं ना पीते हैं। ये भाजपा की जो सरकार है, इन्होंने 4000 करोड़ रुपए संबित पात्रा जी ने सरदार पटेल का पुतला बनाने के लिए चाइना को दिए, और आज गद्दार में हो गया मेरा पासपोर्ट। भाई संबित पात्रा जी का पासपोर्ट ले लें। 4000 करोड़ ने चाइना को दिए सरदार पटेल का भूसा का पुतला है। ये देश पूछता है पुतला क्या होता है? थोड़ा तो सम्मान रख लीजिए सरदार पटेल का। मूर्ति बोलिए, पुतला बोल रहे हैं आप, पुतला मत बोलिए ना। मूर्ति, चलिए सॉरी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। सरदार पटेल जी की जो मूर्ति थी, 4000 करोड़ मेरे देश के, आपके पैसे दीपक जी, मेरे पैसे, ये सुशील जी के पैसे, इन्हें उठा करके 4000 करोड़ चाइना को दे दिए कि चाइना मूर्ति बनाएगी। भाई इनका नाजायज रिश्ता है चाइना के साथ, हमारा तो नहीं है। हम तो लानत भेजते हैं चाइना पे। उस चाइना में तो मुसलमानों पे वो जुल्म हो रहा है कि आरएसएस सीख रही है वो मॉडल। आरएसएस सीख रही है कि सीए कैसे लाना है, एनआरसी कैसे लाना है, ताकि वैसे डिटेंशन सेंटर भारतवर्ष में बनाने हैं। अरे पर कभी एक मोमबत्ती चाइना के लिए भी जला लिया करिए। श्रीनगर पे खड़े हो जाइए, चीनी दूतावास के सामने खड़े हो जाइए, एक मोमबत्ती जला लीजिए कि मुसलमानों पर चीन में अत्याचार कौन। संबित जी जवाब दीजिए, मनीष शर्मा के बाद उसके बाद जाऊंगा, क्योंकि चाइना और उन्होंने सरदार पटेल जी की स्टैच्यू का जिक्र किया है। देखिए, पहली बात तो इनको फैक्चुअली आप करेक्ट कर दीजिए। जहां तक आदरणीय सरदार पटेल जी के भव्य स्टैचू का विषय है, उसमें एलएनटी ने बनाया है उस स्टैचू को, इंडिजिनस इंडियन मटेरियल से बना है, किसानों इत्यादि से इकट्ठा किया हुआ जो लोहा था उससे बना है। 75% से अधिक हिस्सा यहाँ बना है। केवल आप रिसर्च कर लीजिए। आप देखिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए, आप रिसर्च कर लीजिए, डिबेट कर लेंगे, रिसर्च कर लीजिए। मैं सीरियस मुद्दे पर आ रहा हूं। बच्चों के हाथ में बंदूक कौन दे रहा है? संबित जी, ओनली 10-12% का शील्डिंग जो है वो चाइना का है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये फारूक अब्दुल्ला को कंडेम करते हैं कि नहीं, एक बार आप इनसे सीधा पूछ लीजिए। मैं पूछता हूं, कादरी साहब, आप कंडेम करते हैं कि नहीं जो फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के कारण चाइना आक्रामक हो गया है, एग्रेसिव हो गया है। उन्होंने जस्टिफाई किया और कहा कि भविष्य में हम चाइना से मदद लेंगे और रीइंस्टेट कर देंगे आर्टिकल 370 को। क्या आप इस विषय से सहमत है माजिद साहब? क्या आप सहमत है फारूक अब्दुल्ला से? और डू यू कंडेम फारूक अब्दुल्ला? इसको आप बिल्कुल क्लियरली स्टेट करिए कि आई कंडेम फारूक अब्दुल्ला। मुझे मनीष शर्मा के पास जबलपुर चलना है, मैं 30 सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। मनीष शर्मा जी जबलपुर से क्या कहेंगे फारूक अब्दुल्ला के बयान के बारे में? और बताइए, स्कूलों में बच्चों के हाथ में AK-47 कौन थमा रहा है? मनीष शर्मा जी देखिए, मैं संविधान का पूरा सम्मान करता हूं। मैं चाहता हूं कि देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी संविधान का सम्मान करें, और किसी प्रकार का देश के विरुद्ध जो भी भाषण दिया जाता है, जो भी बयान दिए जाते हैं, वो खेदजनक है और ऐसे लोगों के पर तत्काल कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर चाहे वो अब्दुल्ला जी हो, चाहे संबित पात्रा हो, चाहे मैं हूँ, किसी को भी नहीं बख्शना चाहिए। संविधान को ऊपर रखना चाहिए, हमेशा महत्वपूर्ण है। और बात अगर स्कूलों में बच्चों को थमाने की है बंदूक, तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं हमारी खुफिया एजेंसियां इस मामले में कहीं ना कहीं असफल हो रही है। वो इस चीज को नहीं पकड़ पा रही हैं कि आखिर कश्मीर में जो बच्चे आतंकवादी बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन होना चाहिए और उसको जांच करना चाहिए। आपकी बात को आगे ले जाता हूं। माजिद हैदरी जी फारूक अब्दुल्ला को कंडेम करेंगे, बोलेंगे उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हो, मांग कर दीजिए आज फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हो। और फिर सुशील पंडित जी। दीपक भाई, बिल्कुल मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि जब डॉक्टर फारूक चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, भाजपा सरकार ने अजहर मसूद को सिर्फ रिहा नहीं किया, उसे लेके अफगानिस्तान गए
ये संबित पात्रा जी सच कह रहे थे, आतंकियों से बात नहीं करते, ये आतंकियों को सम्मान से जहाज में ले जाते हैं और अफगानिस्तान में छोड़ते हैं। अगर आज इस देश में हालात खराब है, आतंक है, तो उसकी वजह भाजपा का वो डिसीजन है जब इनने अजहर मसूद को छोड़ा। तो आज ये पहले संबित पात्रा जी माफी मांगे देश से कि हाँ भाई गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, हाथ जोड़ने आज देश के सामने, हाँ देशवासियों मुझे माफ करो, डॉक्टर फारूक को भी माफ करो, मुझे भी माफ करो, ये आज बोले देश को। माजिद हैदरी जी, इनका नाजायज संबंध है अजहर मसूद के साथ। कहां से इनको आती है खबरें पाकिस्तान की, भाजपा वालों को? भाई इंक्वायरी हो उस पे, क्या चक्कर है इनका अजहर मसूद के साथ? क्या कहां जाना? 2009 में वीरप्पा मोइली कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था कि मौलाना मसूद अजहर के और देवबंदियों के कनेक्शन है। दिखाओ रिपोर्ट की कॉपी, दिखाओ रिपोर्ट की कॉपी अजहर मसूद के भी। ठीक है सुशील पंडित जी, मैं सीधे जवाब लेता हूं, मामले को घुमाया क्यों जाता है पास्ट में, और क्या वाकई में फारूक ने जो किया है उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए? क्या आपको लगता है सरकार ने जो कदम उठाया उचित है, या सरकार को और कठोर कदम उठाने चाहिए? देखिए, फारूक अब्दुल्ला के पास जुर्मों की पूरी एक फहरिस्त है। ये जराइम पेशा इंसान है। ये दो बार तीन बार चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, पुश्तैनी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी आज इतनी ढिठाई पे उतर आया है क्योंकि इसके पुराने जुर्म माफ किए गए हैं। आप मानिए कि जब ये चीफ मिनिस्टर था 1990 में, उसके प्रशासन में हम लोगों की देश निकाला हुआ, हम लोगों की हिजरत हुई कश्मीर से, उस बात का कोई जिक्र नहीं है, उस पर कोई श्वेत पत्र नहीं है, उसका कोई जांच नहीं है कि ये किस तरह उसमें शामिल था, इसने कैसे आतंकवादियों को छोड़ा, कैसे पुलिस की तैनाती नहीं की, कैसे सुरक्षा बल नहीं मांगे, कैसे कर्फ्यू नहीं लगाया, कैसे मिली भगत की थी। उसके बाद भी रोशनी एक्ट बनाने वाला यही आदमी है जिसने जम्मू में लैंड जिहाद का सूत्रपात किया। उसके बाद अभी पिछले महीने इसका बयान आया था जब 9 आतंकवादी पकड़े गए थे बेंगलोर और कलकत्ते से, जिनका अलकायदा से संबंध था, जो पाकिस्तान से निर्देश लेते थे। इसने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत शुरू कर दीजिए। उसी दिन 19 सितंबर को पिछले महीने, ये तो कभी पाकिस्तान का वकील है, कभी चीन का वकील है, इनके वालिद साहब शेख अब्दुल्ला अल्जीरिया चले गए थे चावेन लाई से मिलने, छुपते छुपाते 1965 में। जब वापस आए तो 3 साल के लिए धर लिए गए थे। इनका चीन प्रेम जो है ये पुश्तैनी चला आ रहा है। दीपक जी, ये कभी चीन कभी पाकिस्तान, ये तो शैतान से दोस्ती कर ले हिंदुस्तान का नुकसान पहुंचाने के लिए। इन्होंने जिहाद के साथ गठजोड़ किया है। आपको पता चला है कि स्कूलों से मास्टर पकड़े गए हैं। मैं खुश हूं कि इस देश की नींद टूटी है। मैं सालों से चिल्ला रहा हूं कि कश्मीर के स्कूल मदरसे बन गए हैं जहां जिहादी तैयार होते हैं। बुरहान वानी का बाप हेडमास्टर था, उसने अपने बेटे को अगर ये बनाया तो सोचिए पीढ़ियों को क्या पढ़ाया होगा। शाखा से भी तो यहां तक के सैयद अली शाह गिलानी टीचर था, प्राइमरी स्कूल का टीचर था, कहां से था? तो जमाते इस्लामी के टीचर माजिद हैदरी, माजिद हैदरी, माफ कीजिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। आप आंखों के अंधे और नाम नयनसुख, आपको कश्मीर का आतंकवाद नहीं दिख रहा, 2 टिपकी पुपकी नाम दिख रहे हैं जिनके ऊपर कुछ नहीं प्रूव हुआ। मतलब शर्म आती है मुझे आपकी सोच पर, शर्म आती है आपकी सोच पर। लेकिन संबित पात्रा जी, ऑन अ सीरियस नोट, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुशील पंडित जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, क्यों ना कश्मीरी पंडितों को किस तरह से निकाला गया वहां से और उसकी क्या प्लानिंग थी, इसका पूरा एक श्वेत पत्र है। आज वो वक्त आ गया है। अरे हेमंत करकरे का भी एक पत्र है। हेमंत करकरे कैसे उसकी हत्या हुई वो भी दुनिया जानती है। माजिद हैदरी, आपके चचा पाकिस्तान के अजमल अमीर कसाब ने मारा था, आपके चचा के भाई अजमल अमीर कसाब ने मारा था उसको, पता नहीं आपको? आपका पाकिस्तानी चचा उसके घर से आया था अजमल अमीर कसाब, नहीं पता आपको? संबित पात्रा जी, बहुत सीरियस नोट पे बोल रहा हूं, क्यों ना कश्मीरी पंडितों को किस तरह से निकाला गया, इस पर एक श्वेत पत्र है। दीपक जी, पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो ओहो ये इनको पहले बोलिए वॉइस टेररिज्म बंद करें।
ये वाक टेररिज्म बिल्कुल मत करिए। देखिए दीपक जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो हमारे आगे प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हैं, ये टीवी पर ऐसे कर रहे हैं, ये आगे क्या करते होंगे आप सोचिए, ये जमीन पर क्या करते होंगे, यहाँ बंदूक। अच्छा, योगा मत करा करिए, गैर इस्लामिक है, मतलब गैर इस्लामिक है सर, गोली मार देंगे आपको बाबर कादरी की तरह। योगा मत करा करिए माजिद हैदरी, दिए जाएंगे इस्लाम, गोली मार देंगे आपको। देखें, और सूर्य नमस्कार करते हैं तो आप तो बिल्कुल ही इस्लाम में रहने लायक नहीं है, आप फिर इस्लाम में रहने लायक नहीं है। संबित पात्रा जी, हम तो 5 वक्त योगा करते हैं नमाज में। देखिए दीपक भाई, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जिन चीजों का प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके विषय में आज हम डिबेट कर रहे हैं। 5 लाख कश्मीरी पंडितों को जिस प्रकार निकाला गया 3 ऑप्शन के साथ, या तो मर जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ, या तो कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो फिर यहां से पलायन करके बाहर चले जाओ। कोई 4th ऑप्शन नहीं था, बस ये 3 ऑप्शन ही थे। और उसके बाद आज यहां बैठकर ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 370 को क्यों बजाबता जिंदा रखना चाहते थे? ताकि डिस्क्रिमिनेशन हो सके। रोशनी एक्ट का जिक्र किया गया, रोशनी एक्ट का अब जाके सीएजी उसका ऑडिट कर रही है आर्टिकल 370 हटने के बाद। अब जाके सीबीआई उसकी जांच कर रही है और मालूम पड़ रहा है कि किस प्रकार जो लैंड एनक्रोचमेंट था उसके माध्यम से, रोशनी एक्ट के माध्यम से डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की गई है। स्कूल के अंदर में किस प्रकार से यहाँ जिहाद का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है। पंडितों को भी, पूरे देश को धोखा दिया आपने। अरे धोखा दिया तो उनको हटा देंगे 2024 में, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप मत चिंता करिए, आप चाइना की करिए, पाकिस्तान की करिए, सभी की करिए। से झूठ बोल रहे हैं आप नहीं, आप जानते हैं दीपक जी, आप जानते हैं कश्मीरी पंडितों के लिए मस्जिद में से कॉल दी जाती थी कि अपनी महिलाओं को छोड़ के यहां पर तुम चले जाओ, इस प्रकार की कॉल दी जाती थी। और यहां पर इस प्रकार बेशर्मी की जा रही है, यहां पर एकदम इग्नोरेंट एक्ट किया जा रहा है। अपनी माताओं को, अपनी बहनों को यहां छोड़ दो और पुरुष जो है वो चले जाएं। आप क्या बोलना चाहते थे? और आज आप बेशर्मों की तरह यहां चिल्ला रहे हैं। देखिए दीपक जी, कश्मीर बहुत सुधरा है। कश्मीर जिस प्रकार से आर्टिकल 370 के पश्चात सरकार ने जो कदम उठाए हैं, कश्मीर वहाबिज्म के चंगुल से उसे कैसे निकालना है, उसका एक सख्त प्लान के साथ कश्मीर आगे बढ़ रहा है। और मुख्यतः वहाबिज्म का अड्डा बना हुआ था कश्मीर। जब तक सूफीज्म था तब तक सब कुछ ठीक था, मगर ये जो 2 प्रवक्ता बैठे हैं और इनके जो गुरु हैं, वहाबिज्म को वहां पर स्थान दिया गया, पाकिस्तान का साथ लिया गया, चीन का साथ लिया गया। आज नतीजा हम देख रहे हैं। हेलो, हाँ ठीक है, 1 मिनट रुकिए। भट्टी साहब आपको थोड़ा रिफ्रेश कराता हूं। सुशील भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं गया था ह्यूस्टन जब प्रधानमंत्री गए थे और वहां पर कश्मीरी पंडितों में, जिसमें कई सारी महिलाएं थी, एक डेलीगेशन मिला था, उन्होंने वो नारे कोट किए थे जो मस्जिदों से उस दिन लग रहे थे। बताइए भट्टी साहब, को पैदा हुए थे उस टाइम पर, कैंडल लेकर निकले किसी कश्मीरी पंडित के लिए? भट्टी साहब कश्मीरी एक्टिविस्ट बनते हैं, एक बार मुंह खुला आपका, गोली मार देंगे आपको भी। कश्मीरी पंडितों की बात की आपने तो, यहाँ पे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। सुशील पंडित जी बताइए क्या बोला जाता था? 2002 के गुजरात के मुसलमानों के लिए तुमने कैंडल जलाया था? मैंने तो जलाया था भैया, हिंदू के लिए भी जलाया था, मुसलमान के लिए भी जलाया था, पर मैं आपकी तरह दोगला नहीं हूँ। खाता हिंदुस्तान की हो तो गाता पाकिस्तान की नहीं हो। सुशील पंडित जी, क्या नारा लगता था, क्या नारा लगता था मस्जिदों से? दीपक जी, इनमें से सिर्फ जब नाथुराम गोडसे ने गांधी को मारा था, क्या बोला था? आती हो, क्या बोला था? ये कहते थे, ऐसे गच पन्नुई पाकिस्तान बटव रोस्ती बटनेवसान, कि हमें चाहिए पाकिस्तान हिंदू महिलाओं के साथ लेकिन हिंदू मर्दों के बिना। ये मस्जिदों से नारे लगते थे, जो इनके लिए मुकद्दस जगह है ना, वहां से नारे लगते थे। पंडित 30 साल बदनाम करते हुए तुम्हें कश्मीर को हो गए। तुम्हारा पेट की भूख अभी भी खत्म नहीं हुई है। 370 भी खत्म करवा दिया तुम लोगों ने, ठीक है? हमारे घरों को उन लोगों ने जलाया जो हमारे साथ क्रिकेट खेलते हुए पड़े हुए थे, कश्मीरी पंडितों के नाम पे चंदा इकट्ठा किया पूरी दुनिया से, वो लूट ले आए हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी, ये हालत की इन्होंने। अपने बच्चों को फॉरेस्ट में पढ़ाया तुम लोगों ने, पड़ोसियों ने हम लोगों को आतंकवादियों के हवाले किया। नुकसान किया है सुशील पंडित साहब, आप जानते हैं। उन्होंने तो दुनिया से किया, आप तो पाकिस्तान के सामने कटोरा लेके खड़े रहते हैं। क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे भट्टी साहब? बोलने दीजिए।
सालों से आपने आवाज दबाई है। बोलिए सुशील पंडित जी। मैं नहीं लेता हूँ। हम कश्मीरी किसी से कटोरा नहीं लेते, कश्मीरी भीख नहीं मांगता। कश्मीर में भीख 6 लाख लोग बाहर के मांग रहे हैं, हम नहीं मांग रहे हैं। भट्टी हमारे साहब, होटलों में, हमारी दुकानों कटोरा में, लेके हमारे चाइना के सामने क्यों खड़े हैं फारूक अब्दुल्ला? बाहर काम करने वाले, ये भट्टी के दिल में पाकिस्तान क्यों धड़कता है? ये माजी हैदरी को लगा कसाब का क्यों बचाव कर रहा है? इसका भी जवाब दे दीजिए ना। तुम्हारे रिश्तेदारों को काम चाहिए, सुशील पंडित के, समित पात्रा के रिश्तेदारों को काम चाहिए। हम काम चलाते हैं, भीख देने वाले हैं, हम भीख लेने वाले नहीं है। सिर्फ 1% है हिंदुस्तान की। हम भीख देते हैं, भीख लेते नहीं है। केंद्रीय खर्च जाता है। मुसलमान भीख देता है, भीख लेता नहीं है। पाला है हिंदुस्तान ने, इसलिए वहां कोई भीख नहीं मांगता। बनाई ही चले जाओगे पाकिस्तान के साथ तो भूखे मर जाओगे। भट्टी साहब सुन लीजिए, सुशील भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पाकिस्तान के साथ जाओगे तो भूखे मर जाओगे, पाकिस्तान के साथ जाओगे तो भूखे मर जाओगे। और दूसरी बात सुन लीजिए, इसीलिए आप भीख नहीं मांगते। पाकिस्तान बड़ी दूसरी बात सुन लीजिए, चीन के साथ जाओगे तो इस्लाम छोड़ना पड़ेगा, इस्लाम बदलना पड़ेगा। पाकिस्तान की बीमारी बड़ी है, दूसरों के माल पर नजर रखते हैं। और पाकिस्तान की बीमारी छोड़ दो भाई, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। 72 साल से पाकिस्तान का हुआ बना के डरा रहे हो लोगों को। भट्टी साहब, आप तो जो है ना, आपकी दोनों पीढ़ियां जो है वो पाकिस्तान के नाम पे खा कमा रही हैं। 10% पैसा लेते हैं देश के बजट का आप लोग, दामाद बन के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान चले जाओगे ना भूखे मर जाओगे, कश्मीर उस चीन चले जाओगे इस्लाम छोड़ना पड़ेगा। कश्मीर क्या करना चाहते हो बता दो। प्रॉपर्टी नहीं है कश्मीर, किसी के बाप दादा की जागीर भी नहीं है, याद रख लें। भारत के हर हिंदुस्तान की बाप दादा की जागीर है वो। उससे हमारी सुनिए भट्टी साहब, हिंदुस्तान के हर इंसान की बाप दादा की जागीर है कश्मीर। सुना नहीं आपने देश का बच्चा बच्चा क्या बोलता है? कश्मीर दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। जुत्ती की बैल नहीं है, बाहर वालों का जुत्ती के बाहर नहीं मानते। प्यार करोगे प्यार देंगे, प्यार करोगे प्यार देंगे, आंखें दिखाओगे आंखें फोड़ देंगे, याद रखना। भट्टी साहब, प्यार से प्यार मिलता है, नफरत से नफरत ही मिलेगी आप लोगों को। नफरत की खेती आप करें और दूसरों से एक्सपेक्ट करें कि आपको प्यार दे। नफरत की खेती आप करें, हंस रहे हैं आप। बच्चों को AK-47 सुना के बेशरम भट्टी साहब हंस रहे हैं। में नफरत की खेती बनाई थी जब उसने गांधी को मारा था जय श्री राम के नाम पे। फिर और आज जय श्री राम के नाम पे लोगों को मार रहे हो। गांधी जय श्री राम। भट्टी साहब, क्या मतलब, मैं समझ नहीं पाता हूं कि क्या सोच है आपकी, क्या सोच है? जिसका खाते हैं उसी को गाली देते रहते हैं, जिसका खाते हैं आप लोग उसी को गाली देते रहते हैं। को मारा था ना, तो कौन सा नारा लगाया गांधी पर आ गए। कश्मीरी पंडितों को किसने मारा? भट्टी के रिश्तेदारों ने कश्मीरी पंडितों को क्यों मारा? 5 लाख कश्मीरी पंडितों को क्यों निकाल दिया? भट्टी जी जवाब दीजिए, भट्टी जी जवाब दीजिए। 5 लाख कश्मीरी पंडितों को क्यों निकाला? तो जय श्री राम पे कत्लेआम करते हो और फिर कहते हो हम आतंकी नहीं है। ये देखिए दिख रहे हैं, AK-47 लिए 13 आतंकी, आपके बच्चे, आपके कश्मीरी बच्चे AK-47 लेके अब हंस रहे बेशर्मों की तरह। आपका अपने भी आतंकी दिखा लो ना, चाकू छुरियां बगवा वाले, उनको भी दिखा लो, थोड़ा सा दिखा लो। भगवा रंग है ना, गाय पे मारने वाले शेरों को भी दिखा दो। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो भगवा रंग है ना भट्टी साहब, भट्टी साहब, सूरज जब उगता है तब भी भगवा होता है और जब डूबता है तब भी भगवा होता है। अपनी आंखों से ये रंग निकाल नहीं सकते, नफरत करना छोड़ दीजिए इससे, क्योंकि हरे रंग को हम भी प्यार करते हैं। प्रज्ञा जैन महेश्वर खरगोन से मेरे साथ जुड़ गई है। प्रज्ञा जी, मुसलमानों को, सिखों को, क्रिश्चियनों को, दलितों को जब मारते हो ना, ये भगवा की तौहीन कर रहे हो तुम लोग। असल में जो वेद है ना, ऋग्वेद, झूठ की खेती करने वालों को क्या बोलूं मैं? चारों वेद कहते हैं अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, उसके बगैर किसी की इबादत, किसी की पूजा नहीं होती है। आप लोग ड्रामा करते हो और नफरत की खेती कब तक करोगे आप? प्रज्ञा जैन महेश्वर से, प्रज्ञा पूरी बहस को सुन रही है, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो खाते हैं हिंदुस्तान की और गाते पाकिस्तान की है, चीन की है? और हम खाते भी कश्मीर का है, जीते भी कश्मीर के लिए। मिस्टर दीपक चरसिया सर, ये दिल्ली पैसा देना बंद कर देना, आपको भूखे मर जाएंगे आप। मुंह मत खुलवाइए मेरा, ये भट्टी ना भूखे मर जाएंगे। कोई दिल्ली नहीं पैसा दे रही है, हमसे टैक्स प्रज्ञा जैन महेश्वर खरगोन से, प्रज्ञा को जोड़िए। बाबा गुलाम बादशाह कश्मीर का टूर। यहाँ पर जो डिबेट चल रही थी आतंकवाद के नाम पे चल रही है, पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जातिवाद, धर्मवाद और सर इस पर ज़्यादा डिबेट चल रही है। आतंकवाद एक ऐसी चीज़ है जो शायद हमारे देश में की सबसे बड़ी समस्या है, आई थिंक कोरोना से भी ज़्यादा।
सर, मुझे लगता है मोदी सरकार जी ने अपने कार्यकाल में इतने सारे अच्छे काम किए हैं, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, चाहे स्वच्छ भारत हो और मिशन हो, जो मंगलयान मिशन हो, ऐसी कई चीज़ें हैं जो उन्होंने की हैं। हम जानते हैं कि आतंकवाद से भी वे लगातार लड़ रहे हैं हमारे। लेकिन सर, एक चीज़ ज़रूर है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो भी हो रही है, इसमें कोई भी देश इन्वॉल्व हो, कहीं ना कहीं हमारे ही देश के कुछ लोग ऐसे हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो आतंकवाद यहीं पर इसी देश में बना रहे हैं। मुझे लगता है सर, गवर्नमेंट को ऐसा कुछ सख्त कदम जरूर उठाना चाहिए और बिल्कुल विश्वास है कि मोदी जी ऐसा जरूर करेंगे, सख्त कदम उठाएंगे और आतंकवाद, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो या किसी और धर्म का, उसे जड़ से खत्म करेंगे। लेकिन एक प्रश्न है सभी के लिए यहाँ पे जी। बिल्कुल ठीक, आपने बहुत अच्छी बात की। और महेश्वर बहुत सुंदर शहर है, बचपन में मैं बहुत आता था और आपने मेरी पुरानी यादें ताजा कर दी। प्रज्ञा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधे चलता हूँ सुबई खान के पास। सुबई खान, ये कौन लोग हैं जो खाते भारत की और गाते पाकिस्तान और चाइना की? आरपी सिंह साहब भी जुड़ गए, मौलाना साजिद रशीदी भी जुड़ गए, फिरोज बख्त अहमद साहब जो कि वाइस चांसलर है मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के, वो भी जुड़ गए। सुबई जी जी दीपक जी, देखिए, इस तरह के लोग जो भारत का हिस्सा होते हुए अपने आप को अलग समझते हैं या भारत विरोधी मानसिकताओं के हाथ में कठपुतलियों की तरह खेलते हैं, उनके साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। क्योंकि देखिए, जो लोग इस्लामिक स्टेट बना के पाकिस्तान भी ले गए, उनका क्या हुआ आज? मैं हमेशा उन लोगों को ये बोलती हूँ कि आपकी स्थिति पेड़ से टूटे हुए उस पत्ते जैसी है जो अपने पेड़ से भी टूटा। अब अरब भी आपको अपने अंदर जोड़ नहीं लेगा या पाकिस्तान आपको, वो विधर्मी मानसिकताएं आपको अपने अंदर जोड़ नहीं लेंगे ना। आप अपनी संस्कृति के रहे, अपने पेड़ के रहे, अब आपके पास मुरझाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। हमारे वो कश्मीरी भाई बहन जो भटके हुए थे या जो भारत के साथ जुड़े हुए, ऐसे बहुत सारे हैं। इस तरह की कुछ आवाजें सुन के हम ये ना समझे कि कश्मीरी अपने आप को भारत से अलग समझते हैं। आर्टिकल 35A और 370 हटने के बाद वहां पे तिरंगा शान से लहराता है। कितने सारे कश्मीरी यूथ ने इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया है। वो लोग जो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का शिकार थे, पूरे कश्मीरी युवाओं को पत्थरबाज बना दिया था। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तहत आतंकवाद कश्मीर में दीपक जी लगाया गया और पॉलिटिकल संरक्षण में उसको बढ़ावा दिया गया। देखिए, मैं ये और बोलना चाहती हूँ, कश्मीर कोई आम स्टेट नहीं है। दीपक जी, इन्होंने हमारे भारत की सिर्फ उन स्टेट्स को टारगेट किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्मीर का एक इतिहास है। अगर भारत गंगा है तो कश्मीर उसकी गंगोत्री है। जगत गुरु शंकराचार्य जी आदि जो उनको टाइटल मिला जगत गुरु का, वो कश्मीर में मिला। पतंजलि के योग सूत्र कश्मीर में लिखे गए हैं और आचार्य अभिनव गुप्त की सारी रचनाएं कश्मीर में लिखी गई हैं। ऐसे बंगाल का आप देखिए कितना रिच कल्चरल हमारी हेरिटेज है, कितने इंटेलिजेंट और कितने ज्यादा सोशल रिफॉर्मर्स बंगाल में पैदा हुए हैं। केरल में आप जाके देखिए, मंदिरों में वास्तुकला के कितने एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। तो ये लोग सारी उन इंपॉर्टेंट स्टेट्स को अलग करना चाहते हैं भारत से, जो हमारे भारत के ताज और हाथ पैर बाजू हैं। ये हम सभी भारतवासियों को समझ जाना चाहिए। ऐसे कुछ लोगों के कहने में आके हम लोगों को कतई ये नहीं सोचना चाहिए कि कश्मीर कुछ अलग है या फिर कश्मीर में अलग कुछ हो रहा है। तो माजिद भाई आवाज उठा रहे हैं। माजिद भाई, मैं आपके पास जरूर आऊंगा। राज्य जल रहा है दीपक जी, एक भी राज्य जल रहा है तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे घर का एक कमरा जल रहा है। अगर हम आज उस पर आवाज नहीं उठाएंगे तो वो आग हम तक जरूर पहुंचेगी। अपनी जनरल नॉलेज अपडेट कर ले। जम्मू कश्मीर पिछले एक वर्ष से स्टेट नहीं है, यहाँ पे एग्जाम नहीं हो रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी जनरल नॉलेज बड़ी खराब है। ठीक है, मौलाना साजिद रशीदी जी, आपसे शुरू करता हूं, फिर आरपी सिंह साहब और फिरोज बख्त अहमद। आपको समझाने मौलाना साजिद रशीदी जी, सुबह रुक जाइए। तर्क वहां देना चाहिए जहां तर्क लोग समझे। मौलाना साजिद रशीदी जी, ये कौन लोग हैं जो स्कूल में AK-47 थमा रहे बच्चों को कश्मीर के अंदर? इनके बारे में भी एक ट्वीट लिखो आप। राम मंदिर के बारे में तो लिख दिया था आपने, इनकी भी आलोचना करिए। मैं जवाब दे दूं? सर, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। आप बोले तो पीले चावल लेके आता हूं। हाँ सर, मैं बोलता हूं सर मैं बोलता हूं और उम्मीद करता हूं कि मुझे 1 मिनट तो कम से कम आप देंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे। 30 सेकंड तो आपने अगर कोई ऐसा मदरसा कश्मीर में है और 40 सेकंड आपने खराब कर दिए बीच में बोल के। अगर कोई ऐसा मदरसा कश्मीर में है तो उसको हमारी जांच एजेंसियां अब तक उन्होंने उसको क्यों नहीं पकड़ा, क्यों उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और है तो कार्रवाई होनी चाहिए।
बार बार आप फारूक अब्दुल्ला के बयान को कह रहे हैं, मैं उसको भी कंडम करता हूं। फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया, वो निंदनीय है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं आपका ध्यान एक चीज़ की तरफ दिलाना चाहता हूं। देखिए, हर मदरसा या हर स्कूल वो शिक्षा देने के लिए होता है। अगर वहाँ से शिक्षा लेने के बाद कोई गलत रास्ते पर चल पड़ता है, उसमें मदरसे या स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी की कोई खता नहीं होती। वाह, आप भी क्या एक बात बोलिए। संस्था चला रहे हैं, टीवी चैनल में बहुत सारे लोग काम करते हैं। सर मैं बोल लूं सर प्लीज। नहीं, आपने तर्क रख दिया। आपके यहाँ से निकलने के बाद कोई आदमी, अरे सर हाँ, बोल दीजिए सर सुन तो लीजिए। हाँ, बोल दीजिए। अगर कोई आदमी आपके यहाँ से निकलने के बाद आतंकवादी बन जाता है, गलत रास्ते पर चल पड़ता है, उसमें न्यूज नेशन का कोई दोष नहीं है। हाँ, मेरे को लोग बोलते हैं कि आप मौलाना साजिद रशीदी को बुलाते हैं। बहुत बड़े चैनल ने देश के, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत बड़े चैनल ने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि शिशु मंदिरों में, अरे सर सुन तो लीजिए सर। अच्छा, मुझे बात तो पूरी साहब कर लेने दीजिए। सुनिए, अब बहुत लंबा हो गया, आपने बहुत वक्त ले लिया मुझे ब्लैकमेल करके। मैं सीधे आरपी सिंह साहब के पास चलता हूँ। आरपी सिंह साहब, ये शिशु मंदिर रहे हैं, शिशु मंदिर में भी सिखाया जाता है बोल रहे हैं। अब इनको क्या करें, शिशु बना के शिशु मंदिर में भेजे एक बार फिर से। आप शिशु मंदिर का सुनना भी नहीं चाहते? नहीं सर, मैंने आपकी बात को आगे बढ़ा दिया। चलिए, आपको शिशु बना के शिशु मंदिर में भेजेंगे हम। आरपी सिंह साहब सुन तो लीजिए उसको, भाई साहब उसको सुन तो लीजिए। सर मुझे पता है आपको टिकट मिलेगा, आने वाले वक्त में आपको पब्लिक मीटिंग एड्रेस करने का मौका मिलेगा। बीजेपी सरकार को 6 साल हो गए, अभी तक ये सुशील पंडित क्यों नहीं गए कश्मीर? सुशील पंडित जम्मू कश्मीर क्यों नहीं गए? जवाब दूंगा। अच्छा सवाल उठाया, क्यों नहीं भेजा? अब तो अच्छा सवाल उठाया आपने। सिंह साहब बताइए, सुशील पंडित क्यों नहीं गए जम्मू कश्मीर? क्योंकि इनको यहाँ दामाद बना के रखा जा रहा है, इसलिए नहीं जाना चाहते हैं। वहां जाएंगे तो अपनी औकात में आ जाएंगे। और आप तो घर जमाई बने हुए हैं, आप तो घर जमाई बने हुए हैं, आपका क्या करें हम? आप तो घर जमाई बने हुए हैं। आरपी सिंह साहब, आपने बना रखा है। अरे आपने बना लिया चौरसिया, आपने बना लिया तो मैं क्या करूं भाई? बना लीजिए, घर जमाई बना लीजिए, अच्छी बात है ना। आपके घर में बैठा हूं, आपका जमाई। सिंह साहब का जवाब ले लेते हैं। मौलाना साहब, हम लोग सीरियस डिबेट में हैं। ये डिबेट ऐसी है जिसको, जो देश के भविष्य से संबंधित है, बच्चों के भविष्य से संबंधित है और कश्मीर के भविष्य से भी संबंधित है। पहले समझ लीजिए कि जमात इस्लामिया क्या है, जो ये संस्था चलाती है, ये इस प्रकार के इंस्टीट्यूट चलाती है, उसके बारे में जानकारी समझ लग जाएगी तो सब समझ आना शुरू हो जाएगा। इसी जमात इस्लामिया ने एक पॉलिटिकल विंग बनाया था अपना, जिसके अंदर हिजबुल के चीफ जो अभी है सलाउद्दीन, उनकी पार्टी से लड़े और बाद में वो पाकिस्तान चले गए और वहां जाकर ये सब करते हैं। गिलानी साहब भी इन्हीं के यहाँ से निकले हुए हैं, वो जो गिलानी है वो भी इनके यहाँ से निकले हुए हैं, इन्हीं के इंस्टीट्यूट से निकले हुए हैं। तो ये इंस्टीट्यूट लगातार इस प्रकार की हरकतें करता है। अब सरकार के रडार पे क्या है कि 13 आतंकी वहीं से निकले और अलग अलग संस्थाओं को जाकर ज्वाइन किया। लगभग 1000 मदरसे चलते हैं इस इंस्टीट्यूट के। अब मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि वो पढ़ाई की वहां पढ़ने जाते हैं या आतंक की पाठशाला है वहां पर। कोई जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार की बात निकल कर आ रही है तो बड़ी अचंभे वाली है। और कभी इन्होंने ये नहीं सोचा, या कभी यहाँ पे मार्केट भी बैठे हैं, कभी इन्होंने ये नहीं बताया कि अभी हाल में वहां पर 9 IAS अफसर भी निकले, कभी IAS अफसर भी निकाला करे ना ये इंस्टीट्यूट। वहां पर लगभग 575 बच्चों ने आर्मी ज्वाइन करी। कभी इन्होंने कश्मीर की जो फुटबॉल की टीम है उसकी कभी चर्चा नहीं करी, जो बड़ी फेमस है, उसका नाम मेरे दिमाग से निकल गया। बहुत फेमस है फुटबॉल की टीम है जिसकी दुनिया भर में छाप है, जिसके बच्चों को 1-1 करोड़ रुपया उनको राशि मिलती है फुटबॉल खेलने की। कभी इस प्रकार की भी चिंता करा करें ना तो देश में नाम हो। कभी इस प्रकार की बताएं कितने बच्चे हमारे U19 अंडर 19 में खेलते हैं क्रिकेट। तो असल में ये एक नई पूरी जमात है जिसको ISI, मैं आज कह रहा हूं, इनकी जानकारी के लिए ये पूरी की पूरी जमात जब से ज़ियाउल हक वहां पर आए, पहले यहाँ पर ISI ने यहाँ पर चिंता कर इस जमात को खड़ा किया था। ये रडार से इसके बाहर रही क्योंकि इन्होंने चौंक लड़ना बंद कर दिया और उन्होंने कहा हम धार्मिक शिक्षा देंगे। और धर्म की शिक्षा के नाम पे सब कर रहे हैं। अब एक्सपोज होंगे, अब आस्ता आस्ता सब परतें खुलेंगी कि कहां से पैसा आ रहा है। कभी आपकी किसी इंस्टीट्यूशन का ऑडिटिंग हुई नहीं हुई ना, अब ऑडिटिंग होगी, जानकारी मिल जाएगी। तो ये कई सालों की बीमारी है। अब इस पे सरकार की नजर आ गई है। और सर इसमें बुरा मत मानिए, मैं किसी मदरसे के लिए नहीं कह रहा, मैंने अभी कहा
कश्मीर से बड़े अच्छे और जनाब, लायक हम बच्चे भी समझते निकलते हैं हैं, आपकी मजबूरी वो है। देश का नाम रोशन भी करते हैं। मैं माफी चाहता हूँ, आप उसको धार्मिक मत बनाइए, परंतु ऐसी सब संस्थाओं की चिंता करनी चाहिए जो नहीं, आपकी बच्चों को मजबूरी है गलत सारी रास्ता बातें कहना, हम समझते हैं। ठीक है, आपको समझ आती है, आपकी मजबूरी है ये सब कहना, हम समझते हैं। असर अहमद किचलू, आसिफ यूसुफ तांतरे, नायदा बेग बच्ची है, सुबह मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, फिरोज भाई के पास एक बार भी नहीं गया। आतर रसूल, माजिद इकबाल, आतर और रईस हुसैन, मोहम्मद नवाज, सफरुद्दीन, सैयद जुनैद आदिल, ये सबके सब बच्चे अभी इस साल में IAS जिन्होंने ज्वाइन किया है। ऐसे बच्चे निकाले ना, ऐसे बच्चों को निकालना है जो बंदूक लेकर देश के खिलाफ अपना भी खराबी करें, अपने कौम की भी खराबी करें। और मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मौलाना साहब 1 मिनट रुक जाइए, जवाब दे दीजिए। चलिए फिरोज बख्तर मेरे एक पूछता सवाल हूं। का जवाब दे दीजिए। सवाल पूछिए। कश्मीर में बच्चे बंदूक क्यों उठाते हैं? आपकी सरकार क्या कर रही है 6 साल से? क्योंकि पाकिस्तान बंदूक क्यों उठाते हैं, इस पर आपकी सरकार क्यों नहीं सोचती? फंडिंग करती है और उनको कारोबार दीजिए ना। की कोशिश करती है। अरे देश कारोबार से खत्म हो गया, देश के पास नौकरियां नहीं है, किसान सड़कों पर है, लोग भूखे मर रहे हैं, उस पर आप नहीं सोचेंगे? ठीक है, अगली बार मौलाना साजिद रशीदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, मौलाना साजिद रशीदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार फिरोज बख्तर साहब वोट देंगे मौलाना साहब को। गले से लगाइए, सियासी बात तुरंत करने लग गए, गले से लगाइए जनाब। गले लगाएंगे भाई, बहुत गले लगा लिया, अभी भी आपको गले लगा रहे मौलाना साहब, गलती कर रहे हैं मुझे पता है। फिरोज बख्तर साहब ये क्या मौलाना साहब सिर्फ आप ही डिबेट में नहीं है, और भी लोग हैं। उनको मौलाना साहब, अब मौलाना साहब ऑडियो नहीं, मौलाना साहब को थोड़ी देर शांत रहना होगा। फिरोज भाई, क्या गले लगाने में कोई कसर रह गई? बताइए इनको जरा। देखिए, मैं चाहूंगा कि जो मेरे दोस्त इस वक्त डिबेट में हैं, थोड़ा ज़रा सब्र तहम्मुल के साथ मेरी बात सुन लें, बीच में मुझे ना टोकें। अगर बीच में मुझे किसी ने टोका तो मैं गारंटी इस बात की देता हूं, मैं किसी और को बोलने नहीं दूंगा। देखिए, बात चल रही थी यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला साहब की, मैं उनसे बात शुरू करता हूँ। अभी बात आई, RP सिंह ने बड़ी अच्छी बात निकाली कि यहाँ फुटबॉल की टीम है या क्रिकेटर्स हैं। एक बात और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, कश्मीर की एक बच्ची ने ब्लैक बेल्ट जीती है, वो वर्ल्ड की चैंपियन है, उसका कोई जिक्र नहीं करता। ठीक है, वो बंदूक का जिक्र होता है, वहाँ मारामारी का जिक्र होता है। जब भट्टी साहब बैठे थे, संबित पात्रा से डिबेट कर रहे थे, मोदी जी की बात आई, उन्होंने मोदी जी के खिलाफ जहर उगला। और मैं बता देना चाहता हूँ भट्टी साहब को और उन जैसे लोगों को, सुनो, जब मोदी जी पावर में आए थे 2014 के अंदर, 2014 में बहुत खतरनाक एक फ्लड आया था कश्मीर में, तो उस वक्त क्या हुआ था, मोदी जी ने पूरा सपोर्ट कश्मीर को किया था, सारी फौज उस फ्लड में सारे कश्मीरियों को बचाया था। आप लोग थैंकलेस लोग हैं, आप ना शुक्रगुजार लोग हैं। ठीक है, आपको चाहिए था कि मोदी जी का शुक्रिया अदा करते। हाँ, अरे सुन लो, तमीज से बात करो, ठीक है, तमीज से बात करो, तू तड़ाक से बात नहीं होगी। ये सुनिए, ये एक इंटरनेशनल चैनल है, किस बात का शुक्रिया करूं? सुनो, तमीज से बात करिए। मैं क्या कह रहा हूं, दुनिया आपको मजाक उड़ा रही है। एक बात और सुन लो, तुम्हारे जो लीडर है ना फारूक अब्दुल्ला, सुन लो, बेपेंदी का लोटा है फारूक तुम्हारा अब्दुल्ला। लीडर होगा फारूक अब्दुल्ला, भारत माता की जय बोलने वाला, मेरा लीडर इमरान खान बन जाता है, कभी फारूक अब्दुल्ला नवाज शरीफ बन जाता है, कभी फारूक अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला जिनपिंग बन जाता है। तुम लोग फारूक अब्दुल्ला औलादों में हो। मेरा लीडर मोहम्मद है, मेरा लीडर प्रोफेट मोहम्मद है। आपने गलत बात करी तो गलत सुनोगे। अरे प्रोफेट मोहम्मद ने कहां लिखा है कि मदरसों में AK-47 बांटो? मुझे बता दो ना भट्टी साहब, कुरान की किस आयत में लिखा है? कुरान की किस आयत में लिखा है कि मदरसों में AK-47 बांटो? उसके बाद तुम लोग सुबह से बहस शुरू करूंगा, आनंद सिंह के पास चलता हूं दिल्ली में। आनंद सिंह, आनंद बताइए, बहस जो चल रही है उस पर आप क्या कहेंगे? नमस्कार जी, भारत माता की जय। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, भारत माता की जय। आनंद जी नमस्कार। दीपक चौरसिया जी, जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर आतंकवाद का अड्डा मदरसे में मिला है, भारत की जनता बहुत रोष में है और चाहती है कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और जिस प्रकार फारूक अब्दुल्ला साहब ने बयान दिया है, उससे देश की जनता यही उम्मीद करती है सरकार से और सेना से कि इनकी भाषा में ही इनको जवाब दिया जाए। भारत की भूमि पर आतंकवाद के अड्डे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। देश राष्ट्रवाद की तरफ अग्रसर है। बहुत बढ़िया आनंद सिंह जी, बहुत अच्छे विचार हैं आपके, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक लेता हूं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। RP सिंह भी है, सुबी भी है, फिरोज भाई भी है, कई सारे और हैं, भट्टी जी भी हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं, सभी से बातें होंगी ब्रेक के बाद।
तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, और वहीं से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती रिहा हो गई हैं। 1 साल से वो नजरबंद थी। जुलाई में पीएसए के तहत मुफ्ती की नजरबंदी 3 महीने बढ़ा दी गई थी। इससे पहले उन्हें अगस्त में जब 370 और 35A को हटाया गया था तब उन्हें नजरबंद किया गया था। पब्लिक सेफ्टी एक्ट में यह गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब उनको रिहा कर दिया गया है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी इद्रिस लोन के पास। इद्रिस, किस आधार पर हुई है ये नजरबंदी से रिहाई? क्या कोई पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना चाह रही है केंद्र सरकार वहां पर? जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से अभी एक ट्वीट आया है जिसमें ये कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती को रिहा कर दिया गया है। हालांकि वो अपने घर पर ही नजरबंद थी, पर उन पे जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया था वो हर 3 महीने के बाद रिव्यू किया जा रहा था और उन्हें अपने घर से बाहर निकलने की इजाजत जो है 1 साल तक नहीं मिली थी। अब जाकर पीडीपी के लिए राहत जरूर है, क्योंकि पीडीपी ने हालांकि पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो पहले से ही शुरू कर दिया है। उनकी मीटिंग्स शुरू हो गई है। अब उन मीटिंग्स का हिस्सा जो है महबूबा मुफ्ती भी हो सकती है। वहीं हमने पहले ही देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी लीडर्स हैं वो पहले से ही पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू कर चुके हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि शायद सरकार चाहती है कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक बार फिर से मैदान में आए और इलेक्शन प्रोसेस एक बार फिर से कश्मीर में शुरू किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इद्रिस। सीधे चलता हूं सिंह साहब के पास। सिंह साहब, आपसे समझना चाहूंगा एकाएक क्या परिवर्तन हुआ है जिसके चलते इन लोगों को बाकायदा रिहा किया जा रहा है? और दूसरा मैं ये भी जानना चाहता हूं, ये भी समझना चाहता हूं कि जब 370 और 35A को हटाया गया था तब साफ साफ कहा गया था कि भाई इन 2 परिवारों ने, और गांधी परिवार का भी नाम लिया गया था, 3 परिवारों ने कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या इन्हीं के हाथ में होगी राजनीति की कमान अब? देखिए, जो बेड़ा गर्क किया है उसके ऊपर अलग अलग लेवल पे इनकी जांच, और इनकी अभी रोशनी एक्ट पे जानकारी हो रही है। जो क्रिकेट स्टेडियम में घोटाला उस पे जांच हो रही है, तो वो अलग है। परंतु राजनीतिक प्रक्रिया अपनी जगह है। अब लोग समझेंगे इनको, और वापस ये जमीन पर इस समय 30,000 पंच हैं जो पंचायत से चुनाव जीते हुए हैं। असली राजनीति वहां पर है, और इन लोगों ने उनका सबका चुनाव का बहिष्कार किया था। इन सब ने उन चुनाव का बहिष्कार किया था। वो जो जीत कर आए हैं इनके विरोध में जीत कर आए हैं, इनके पक्ष के लोग नहीं है। तो देखेंगे कैसे आगे जाकर माहौल बनता है। परंतु सरकार ने एक छूट दी है इन लोगों को कि अपनी बात रखें, अपनी बात चलाएं। परंतु जिस प्रकार की बात फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं वो बिल्कुल मानी नहीं जाएगी, और उस पर सरकार जो कार्रवाई, जिस एजेंसी को जो कार्रवाई करनी है, मैं चाहूंगा सरकार उस पर कार्रवाई भी करे। ठीक है, सुशील पंडित जी, आपको क्या लगता है ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू की जा रही है, क्या कश्मीर फिर इन 2 परिवारों के हाथों में होगा? आपको क्या लगता है? और ये जो टाइमिंग है, आपको समझ आ रही है टाइमिंग क्यों है? मेरे ख्याल इनकी कमी बहुत खल रही थी। फारूक अब्दुल्ला अकेले एक राग अलाप रहे थे, अब जुगलबंदी होगी। भाजपा को लग रहा था कि ये दोनों ही आ जाएं, जबकि इन दोनों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए थे पिछले साल लोकसभा में। मेरी एक छोटी सी अपेक्षा सिर्फ इतनी थी कि कम से कम एक श्वेत पत्र आएगा, चार्जशीट लगेगी, मुकदमे चलेंगे, लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह इन लोगों ने लूटा है, किस तरह इन्होंने कश्मीर को बर्बाद किया है और जिहादियों के साथ इनके क्या संबंध थे। इस विषय पर कुछ भी नहीं कहा गया है और बिना शर्त रिहा किया गया है, और ये आकर के फिर वही जहर उगलेंगे जिसके लिए ये जाने जाते हैं। खैर, हमारी बहस किसी और विषय पर थी, मैं उस पर लौटना चाहूंगा। आपके पैनल में एक मौलाना साहब हैं, उन्होंने बात ही इसी बात से शुरू की अपनी कि मैं कश्मीर क्यों नहीं जाता, मैं यहां क्यों पड़ा हुआ हूं, और जाऊंगा तो मुझे अपनी औकात दिखा दी जाएगी। मेरा छोटा भाई गया था वहां, अजय पंडिता, जून में उस निहत्थे हिंदू पर, अकेले हिंदू पर, लुक भवन गांव अनंतनाग में 3 आतंकवादियों ने, जिहादियों ने अपनी बहादुरी दिखाई। वो चाहते हैं कि मुझ किसी पर की भी जान इस तरह चली की जाती है, और बहादुरी मौलाना जी आप दिखाने का बेशर्मी से हंस रहे हैं। मौका मिले, और मैं थोड़ा तो सेंसिटिव रहिए। सबसे बड़ा सफेद, आज का सबसे बड़ा झूठ, आपको दुनिया झूठी लगती है। उन्होंने फिर इस बात बहस आपको को घुमाने दुनिया की झूठी कोशिश लगती है की कि नौकरियां नहीं है, ये नौकरियां नहीं है, कारोबार नहीं है। जैसे लोगों मैं उनको जरा एक बात बता दूं, कौम है
उससे उसके 6 दुश्मन साल हो रहे हैं लोग। आपको एक बात बीजेपी बता दूं, इनको कश्मीर क्यों नहीं भेज रही है? फिरोज भाई आप ही के पास आ रहा हूं। एक शख्स है कश्मीर में, उसका नाम है यूसुफ शाह। शर्म आनी चाहिए आप। अमीरा कदर का यूसुफ शाह था वो। मुसलमानों की वजह से हमारा उसके 5 बेटे हैं सरकारी नौकरी में हैं। भुगतना पड़ता है। क्यों मिल रहा है? 5 बेटे सरकारी नौकरी में हैं, लेकिन वो भाग के चला गया पाकिस्तान। अरे वीआईपी उसने नाम रख दिया अपना सलाहुद्दीन। आप अपना काम धंधा कर उसने रहे हैं, एक दहशतगर्द तंजीम शुरू की जिसका नाम है हिजबुल मुजाहिदीन। वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। उस हिजबुल मुजाहिदीन का पीछे बैनर लगाकर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। 2 कलाशनिकोव के बीच में कुरान रखता है। यूनाइटेड जिहाद का ठीक है, यहीं से शुरू करता हूँ। फिरोज भाई क्या बात, बड़ा सीधा सवाल है, बड़ा सीधा सवाल है, बहुत सीधा सवाल है। ये मौलाना साहब जो राग अलापते हैं, क्या देश का मुख्य धारा में रह रहा मुसलमान मौलाना जी की लाइन को खुश सुन के खुश होता होगा या नाराज होता होगा? और इसी सवाल को लेकर सुबह के पास जाऊंगा। मौलाना जी थोड़ा संयम रखिए, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है अभी। एक छोटी सी जानकारी। हाँ सुनिए दीपक भाई, 1 मिनट, सिंह साहब को जानकारी देना चाहते हैं। सिंह साहब बोलिए, आरपी भाई बोलिए। मैं वो जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशन सलाहुद्दीन चलाते हैं, उसकी मदद ऑर्गेनाइजेशन वही है जो मदरसा चलाती है। आम मुसलमान इनके साथ हरगिज नहीं है। वही मदरसा चलाती है। मुसलमान जो है वो भारत का हितैषी है, भारत का चाहने वाला है, भारत और मोदी जी की इज्जत करता है। ये जो जहर उगलते हैं, जो आग लगाते हैं मौलाना साहब, इनके साथ आम मुसलमान नहीं है। मैं बता देता हूँ आज। और एक बात और मैं आपको बता दूं, इसमें आप सवाल तो सुनिए, एक बात सुनिए, मेरे एक बात और बता दूं। ये फिरोज को क्या बीमारी लगी बोलने की? को आप ही के भाइयों ने वहां से निकाला था। क्या बीमारी लगी चाहिए आपको? आप जैसे लोगों ने, आप जैसे लोगों ने तो पंडितों को वहां से निकाला। जब पंडित वहां से निकाले जा रहे थे तब आप बोल रहे थे, तब आपने जहर उगला, तब आपने इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ, राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ जहर उगला जब वहां से पंडित निकाले जा रहे थे। आप जैसा जहर उगलते हैं, सुनिए मौलाना साहब, जिस तरह का जहर आप उगलते हैं, जैसी आग आप लगाते हैं पूरे मुल्क में, उससे मुसलमान बदनाम हो रहा है। ठीक है, आप हिंदू सोचता है कि मुसलमान जो है देशद्रोही है, आप जैसे लोग देशद्रोही हैं, फारूक अब्दुल्ला जैसा आदमी देशद्रोही है। ठीक है, अरे आप रहने दीजिए। आपको हिंदुस्तान पसंद नहीं तो आप चीन चले जाओ, आपको हिंदुस्तान पसंद नहीं आप पाकिस्तान चले जाओ, आपको हिंदुस्तान पसंद नहीं ईरान चले जाओ, अरे अफगानिस्तान भी है, मलेशिया भी है, ठीक है, इंडोनेशिया चले जाओ। हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के खिलाफ उसके वजीर आज़म अरे औकात तो अल्लाह की है, औकात किसी की नहीं है। ठीक है, अगर किसी की औकात है तो सिवाय अल्लाह के किसी की औकात नहीं है। और अगर आपको हिंदुस्तान पसंद नहीं है, हिंदुस्तान का पीछा छोड़ दो। सुनिए, अल्लाह के वास्ते मैं आपसे कह रहा हूँ, आप जहर मत उगलिए। आप सारे हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए यहाँ हालात खराब कर रहे हैं, आप उनका नाटका बंद कर रहे हैं। आप हिंदुस्तानी, अरे बेशरम आप हैं, बेशरम आप हैं। सारे मुसलमान आपकी वजह से बदनाम हो रहे हैं। अरे सुनिए, 3-4 आप जैसे मुस्लिम नेता हैं, अगर उनको बंद कर दिया जाए, आप जैसे मुसलमानों को जेल में बंद कर दिया जाए तो मुसलमान बड़े आराम से रह सकता है, मुसलमान चैन के साथ रह सकता है। आप बेहया लोग हैं, आप बेशरम लोग हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मुसलमानों को आप बेच रहे हैं, आपने दुकानदारी कर रखी है, मुसलमानों के नाम में आपने ठेकेदारी कर रखी है। आप मुसलमानों के नेता बनते हो, आप मुसलमानों की दुकानदारी करते हो, आप ठेकेदारी करते हो, बंद करो ये दुकान। आप मुसलमानों के नाम में अपनी दुकानदारी बंद करिए, ये ठेकेदारी बंद करिए, और अल्लाह के वास्ते मुसलमानों को बख्श दो, मुसलमानों को बख्श दो। मौका आप रहे हैं, ठीक है, अरे जहर आप उगल रहे हैं। एक भी मुसलमान तुम्हारे साथ नहीं है। रशीदी, मौलाना रशीदी, इस बात को सुन लो, मुसलमान तुम्हारे ऊपर थूकता है, मुसलमान लानत भेजता है तुम्हारे जैसे मुसलमानों के ऊपर। यहाँ का देशभक्त मुसलमान, यहाँ का वफादार मुसलमान लानत भेजता है, तुम्हारे ऊपर थूकता है। ठीक है, तुम्हारे जैसे मुसलमान। अच्छा एक मिनट रुक जाते हैं, थोड़ा सही है, एक मिनट सीधे माजिद हैदरी साहब, आप एक कमेंट देना चाहते थे, उसके बाद सुनिए कहा। माजिद हैदरी साहब, ये जो हालात बने हैं, क्या आपको लगता है कि कश्मीर को फिर उन 3 परिवारों के हवाले कर दिया जाना चाहिए? आपको क्या लगता है किस तरह की पॉलिटिकल प्रोसेस माजिद हैदरी चाहते हैं? सिर्फ माजिद हैदरी को ऑडियो प्लीज। हिंदू मुस्लिम राइट जी, देखिए दीपक भाई, जो आप कह रहे हैं किस तरीके का पॉलिटिकल प्रोसेस चाह रहे हैं, सबसे पहले मैं कहूँ आरपी सिंह ने कुछ बातें अच्छी कही। जो भाजपा है ना, इस वक्त भाजपा कश्मीर पे उनकी ऐसी हालत है भाजपा की कि मुझे आमिर खान का वो गाना याद पड़ता है
क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे मुझको हल इसका भाई। अरे गाना गा रहे हो भैया, गाना गा रहे हो, मौसीकी मना है, गोली मार देंगे आतंकवादी। माजिद हैदरी गोली मार देंगे, मौसीकी मना है, संगीत मना है, संगीत मना है, गोली मार देंगे। वो जायरा वसीम को भी छोड़ना पड़ा था। करना क्या, कंफ्यूज्ड है। अरे गजब हो गई, गोली मार देंगे भाई, मौसीकी कर रहे हैं माजिद हैदरी। सुबह क्या कहेंगे आप, मौसीकी कर रहे हैं, गोली ना पड़ जाए इनको गोली ना पड़ जाए श्रीनगर लाल चौक पे। तैयार थे डिबेट में इनको हंसाने की कोशिश की। और दूसरी बात आप सुन लीजिए, अगर विद्यार्थी की सजा पाठशाला को मिलनी चाहिए। अच्छा माजिद भाई सुन लीजिए, सुबह बहुत देर से विचार करेंगे, बात भी सुन लीजिए। अगर विद्यार्थी की सजा पाठशाला को मिलनी चाहिए, देखिए दीपक जी बहुत संजीदा डिबेट है। उसके बाद आप अरे दीपक जी मैं इसे प्लीज बना हुआ आपको पता है कि मैं प्लीज माजिद भाई फैक्चुअल बातें करती हूँ, मैं इसे चिल्लम चिल्ली नहीं करना चाहती हूँ जी। दीपक जी देखिए, 3 तरह के मुसलमान हैं इस देश में, राष्ट्रीय, अराष्ट्रीय और देशद्रोही। देशद्रोही वो है जो सब जानते हैं, गजवा हिंद का एजेंडा भी जानते हैं, सलाफिज्म भी जानते हैं, किस तरह से भारत को तोड़ा जाए, कहां से वो चिकन नेक और किस तरह से असम को भारत से तोड़ा जाए, चाइनीज वॉर स्ट्रैटेजी, शाहीन बाग, ये वो हम सब देखते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का ऐसा है दीपक जी जो अराष्ट्रीय है, क्योंकि उसको बचपन से भारत से तोड़ा जाता है, बचपन से इस्लाम का अरबीकरण करके उसको बताया जाता है, कुरान हमेशा उसको अरबी में रटवाया जाता है, कभी उसको हिंदी में नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि अपनी भाषा में पढ़ लेगा तो उसको मौलवी मौलानाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर ये लोग अपने हिसाब से उनकी ब्रेन वॉशिंग नहीं करवा पाएंगे, अलगाववादी, कट्टरवादी, आतंकवादी नहीं बना पाएंगे। अभी एक इंस्टीट्यूट जमियातुल हिंद की बात हुई थी, कई बार ये लोग डिफेंस ले लेते हैं कि हम तो आतंकवादी संगठन नहीं है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आतंकवादी बाँ के पेट से पैदा नहीं होता है, आतंकवादी बनाने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कुछ संगठन ऐसे हैं जो अलगाववादी बनाते हैं, कुछ संगठन ऐसे हैं जो कट्टरवादी बनाते हैं, कुछ संगठन ऐसे हैं जो आतंकवादी बनाते हैं। यूरोप में आप देखिए बॉम्ब ब्लास्ट होता है, पता चलता है कि अलकायदा के टेररिस्ट पकड़े गए हैं और वो रिक्रूटमेंट उन्होंने तबलीगी जमात से किया है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक मुस्लिम माइंड को अलगाववाद, कट्टरवाद और आतंकवाद की प्रोसेस से ले जाके इतना रिजिड कर चुके होते हैं, समाज से इतना तोड़ चुके होते हैं कि आपके लिए बहुत आसान होता है उसको आतंकवादी बना देना। और ये जो अभी यहाँ पे गाना गा रहे थे, आपने बहुत अच्छा इनको एक्सपोज किया दीपक जी कि मौसीकी भी हराम है कट्टरवादियों के हिसाब से। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतवासियों से, मुसलमानों से अपील करना चाहती हूँ कि अपने हीरोज संभालिए। जम्मू एंड कश्मीर की बात हुई है, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ दीपक जी, कुछ सेकंड दीजिएगा। कश्मीर में हीरो बनाते हैं ये बुरहान वानी को, कश्मीर में ये बुरहान वानी को मुसलमानों का हीरो बनाते हैं, मकबूल शेरवानी को नहीं बनाते। वो मकबूल शेरवानी जो पाकिस्तानियों के कबायली अटैक से कश्मीर को बचाते बचाते शहीद हो गया। अरे माजिद हैदरी साहब बहुत जोक हो गया है, सीरियस बात करें, खबर में जाएगा, हम सब खबर में जाएंगे। दीपक जी मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहती हूं, प्लीज इनकी आवाज कम कर लीजिए। मैं भारत के मुसलमानों को यह बोलना चाहती हूं कि भारत में ऐसे ऐसे हीरोज हुए हैं जिन्होंने भारत के लिए अपनी जान निछावर कर दी है। मराठाओं की आर्मी के चीफ मुगलों से लड़ते हुए इब्राहिम गार्दी शहीद हुए इस देश के लिए। कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, कश्मीर में ये बुरहान वानी को हीरो बनाते हैं मुसलमानों को भारत से तोड़ने के लिए, मकबूल शेरवानी को हीरो नहीं बनाते। वो मकबूल शेरवानी जो पाकिस्तानियों के कबायली अटैक से कश्मीर को बचाते बचाते शहीद हो गया, जो मुसलमान, ब्रिगेडियर उस्मान को ये हीरो नहीं बनाते, जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी का चीफ बनना इनकार कर दिया था कि मैं अपने देश में किसी भी रैंक में खुश हूं, लेकिन मैं अपना देश नहीं तोड़ूंगा। तो मैं मुसलमानों से बोलना चाहती हूं, इस्लाम को आप बिल्कुल मानिए, आपका पंथ है, आपकी पूजा पद्धति है, आपकी परंपरा है, आपका समाज है, लेकिन भारत से मत टूटिए, इस्लाम का अरबीकरण मत होने दीजिए। अभी प्रॉफिट का एग्जाम्पल दिया इन्होंने कश्मीर वाले जो साहब बैठे। मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ दीपक जी, इन्होंने बोला मेरे हीरो प्रॉफिट है। प्रॉफिट इकरा की बात करते, नॉलेज की बात करते थे, आप कट्टरवादी ज्ञान परंपराएं खत्म करने वाले, यूनिवर्सिटीज जलाने वाले आक्रांताओं को पूछते हैं। प्रॉफिट महिला सभा की बात करते थे, आप महिलाओं को ट्रिपल तलाक और हलाला के नाम पे कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करते हैं। प्रॉफिट तौहीद की बात करते थे, कितना आता इस्लाम मुझे बता, पहले बिस्मिल्लाह का तर्जुमा बता। आप लोगों ने सबसे पहले मौलानाबाद मचा रखा है, तो आप लोग सुबह यही रुकना पड़ेगा, मेरे पास वक्त इतना ही है।
आज का प्रोग्रेसिव मुसलमान आपकी बात आपके मुंह पे फेंक के मारता है। आप कट्टरवादियों की सारी स्ट्रेटेजी एक्सपोज हो चुकी है। कोई ठीक है, मुसलमान बच्चा आप भी भाई बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास, मैं 2 मिनट ऊपर जा चुका हूं। अफसोस के साथ ब्रेक यहां पर लूंगा, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी 98% लोग कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। और मौलाना जी आपके लिए स्कूल चले, हम कर देता हूं, मैं आपका एडमिशन करवा देता हूं शिशु मंदिर में, जाएंगे मौलाना साहब? चले गए क्या मौलाना साहब? मौलाना दिखाइए तो, तस्वीर तो दिखाइए। मौलाना साहब जाएंगे शिशु मंदिर में? जाएंगे? एडमिशन करवा दूं? दही जम गया, कोई बात नहीं, जाएंगे। अगर फोन कर देना, विक्रम को कर देना, अनिल को कर देना, किसी को भी कर देना, एडमिशन में करवा दूंगा। फिलहाल एक ब्रेक।